Hello students, how are you? Today again we are here and discussing about a new topic. Today's topic is major landforms of the earth. In this topic we are discussing about the formation of mountains. First we clarify the word landform. आज हम बात कर रहे हैं, देखिए मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं। लैंडफॉर्म्स जो हैं जनरली ए फॉर्मेशन इन द लैंड, मतलब अर्थ के सरफेस को अगर हम स्टडी करते हैं कि द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, पृथ्वी की जो सतह है वो बिल्कुल समतल नहीं है, एक रूप नहीं है, या यूनिफॉर्म कह सकते हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं क्या है, उठाव है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक वेरिएशन देखने को मिलता है, समवेयर हिली एरियाज, समवेयर प्लेट्यू एंड देन द प्लेन्स। ये एक फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है और दीज रियली फीचर्स आर रिलेटेड टू लैंडफॉर्म्स, और यही सारे के सारे किससे रिलेटेड होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं। मतलब अर्थ पे जब से अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, इट मींस अर्थ एज कितनी है, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, इतने साल पहले पृथ्वी जब बनी थी, तो उसके बनने के बाद कंटिन्यूअस अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ड्यू टू दिस चेंजेस, इन चेंजेस की बात करेंगे, वो कौन कौन से चेंजेस हैं, दैट चेंजेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। ये लैंडफॉर्म्स के बनने के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार हैं, कौन से कारण हैं, तो आप बुक में जब देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो दो टर्म्स उसमें लिखे हुए हैं, द रेस्पॉन्सिबल फोर्सेस फॉर द लैंडफॉर्म्स, देयर फॉर्मेशन। फर्स्ट इज इंटरनल फोर्सेस एंड सेकंड इज एक्सटर्नल फोर्सेस, और यू कैन टेल देम एज इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। कई बुक्स में फर्दर जब हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो एंडोजेनेटिक फैक्टर एंड एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स की भी बात करते हैं। कुछ पृथ्वी के अंदर के बल होते हैं, कुछ पृथ्वी के बाहर के बल होते हैं, और यही फैक्टर्स जो होते हैं वो लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन को बनाने में, तैयार करने में सबसे मेन इनका योगदान होता है, मेन देयर कंट्रीब्यूशन इन देयर फॉर्मेशन। तो बात करेंगे सबसे पहले इंटरनल फोर्स में फॉर्मेशन प्रोसेस जो होते हैं, मतलब आंतरिक जो बल होते हैं, ये पृथ्वी के अंदर कार्य करते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या है, ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स का कोलिजन होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स पे डिस्कस करेंगे हम, एक वीडियो उस पर भी बात करेंगे। और प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, प्लेट्स का कन्वर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस होता है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस तरीके से प्लेट्स का मूवमेंट होता है। और अंदर के बहुत सारे, अंदर क्या है, कन्वेक्शनल करंट्स चल रहे हैं। कन्वेक्शनल करंट ड्यू टू हीट जनरेट होते हैं, और उसके कारण वो क्या करते हैं, जो अर्थ क्रस्ट है उसके क्रस्ट को क्या करते हैं, पुश करते हैं, और पुश करने से ही क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो ओरोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, ओरोजेनिक इट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। ओरोजेनिक फैक्टर्स यानी कि माउंटेन्स की फॉर्मेशन से रिलेटेड क्या है, ओरोजेनिक फैक्टर्स। ओरोजेनिक फैक्टर्स मतलब ओरो मतलब माउंटेन्स, तो पर्वतों का बनना ही किससे रिलेटेड है, ओरोजेनिक फैक्टर्स से रिलेटेड है, माउंटेन्स की फॉर्मेशन। और इन्हीं पर्वतों का जब निर्माण हुआ तो उन्हीं में अपन बात करेंगे कि माउंटेन्स जनरली होते क्या हैं। सबसे पहले इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है, उसको ध्यान देंगे। जनरली स्टीप हिल्स विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स, यानी कि एक ऐसा ढाल, ऐसा स्टीप ढाल है, स्लोप है, और एलिवेशन ऊपर की तरफ चढ़ाई है, और जो आप कितनी हाइट मानेंगे, मोर देन 600 मीटर, 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचा भाग समतल जो नियर अबाउट जो लैंडफॉर्म्स है उनसे कंपेरेटिवली उसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा होती है, तो उस लैंडफॉर्म्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उस कैटेगरी को हम कहेंगे माउंटेन्स कहते हैं। अब माउंटेन्स की जनरल आपकी बुक में जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर माउंटेन्स में हम फोल्ड माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ फोल्ड माउंटेन्स बने कैसे थे, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, जियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, उस पर बात करते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन, जब प्लेट्स का मूवमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें एक कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट होता है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं, कन्वर्ज होती हैं, धक्का मारती हैं। और धक्का मारने से ही, अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझने की कोशिश करें इसको, आप देखिए कि दो इस तरीके से सिंपल प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश करने से क्या होगा, बीच का हिस्सा क्या हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है, ऊपर बीच का हिस्सा क्या हो रहा है, दोनों तरफ से फोल्ड लग रहे हैं, फोल्ड्स पड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं फोल्ड्स पड़ रहे हैं, ये फोल्ड्स। तो सिमिलर वे में इसी तरीके से जब दोनों तरफ से मूवमेंट हुआ इधर से, तो बीच वाले हिस्से में क्या पड़े,
फोल्ड्स पड़ते हैं और उसी से क्या फॉर्मेशन होती है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन्स, नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो कुछ फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो सबसे पहले हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के बारे में आपको बता दूं, बुक में नहीं है पर मैं बता रहा हूँ। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप पुट अप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अरावली रेंज इज द एग्जांपल ऑफ ओल्ड फोल्ड रिलिक्ट माउंटेन। अरावली जो रेंजेस हैं वो ओल्ड फोल्ड रिलिक्ट माउंटेन का एग्जांपल है, इंडिया के अंदर है और ये बहुत पुरानी 3.9 बिलियन ईयर्स अगो प्री कैम्ब्रियन एज में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अरावली रेंजेस प्री कैम्ब्रियन एज में, नोट कर लीजिए इसको। और इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन रेंजेस का नाम आता है, वो भी बहुत ओल्ड फोल्ड रिलिक्ट माउंटेन में उसका नाम आता है। अब बात करेंगे न्यू फोल्ड माउंटेन्स की, बात करेंगे कि जो नवीन वलित पर्वत है, इन सब नवीन वलित पर्वतों में सबसे जो यंगेस्ट माउंटेन है वो कौन सा है, हिमालयाज है। वो कौन सा है, हिमालयाज। सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स में हिमालय का नाम आ रहा है। वो अभी भी उसकी हाइट बढ़ रही है, 8848 मीटर से अब बढ़कर 8850 मीटर्स हो गई है, बढ़ रहा है, वो कंटिन्यूस रेस कर रहा है। उसका सिम्टम्स क्या है कि वहाँ पर हिमालय रेंजेस के अंदर टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, अर्थक्वेक आपने देखा है, नेपाल में भूकंप के झटके आए हैं, अर्थक्वेक सिम्टम्स मिलते रहते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो माउंटेन्स के अपलिफ्टमेंट में काम करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ न्यू फोल्ड माउंटेन्स को हम वर्ल्ड में इस मैप में, इस ब्लैंक मैप में हम प्लॉट करेंगे। किसको, न्यू फोल्ड माउंटेन्स को हम प्लॉटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो भाग है यहाँ पर हम शो कर सकते हैं, ये रॉकीज है। कौन सा है, रॉकीज रेंजेस, करेक्ट। कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। इसी तरीके से यहाँ पर ये चलेंगे तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं एंडीज रेंजेस। एंडीज रेंजेस का मैं बता दूं, दिस द लॉन्गेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे लंबी, जैसे हिमालयस क्या है, सबसे हाईएस्ट है, ऊंची है, ये सबसे लंबी है एंडीज रेंजेस। इसी तरीके से बात करेंगे, यहाँ पर आप इंडिकेट कर सकते हैं एटलस माउंटेन रेंजेस। ये अफ्रीका के, नॉर्थ अफ्रीका अल्जीरिया वाले इलाके में ऊंचे न्यू फोल्ड माउंटेन्स में इनका नाम आता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर अल्प्स पुट कर सकते हैं, अल्प्स रेंजेस हैं। सेम वे में आप इधर हिमालयाज, नेपाल एंड चाइना वाले बॉर्डर में यहाँ पुट अप कर सकते हैं। यहाँ पर आप हिमालयाज पुट अप कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें, ये वाले पार्ट में इस तरीके से कल अपने बात की थी, यूराल माउंटेन रेंजेस हैं जो एशिया और यूरोप को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उनको आप पुट अप कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस, नाम लिखेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस को ऑस्ट्रेलिया में पुट अप कर सकते हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन्स रेंजेस इन द वर्ल्ड मैप। आप इसको याद रखेंगे, रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है, अल्प्स है, यूराल माउंटेन्स है, हिमालयास है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस है। सो दीज आर ऑल आर द एग्जांपल ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन्स। इसके बाद इसी तरीके से हम इनकी कुछ हाईएस्ट पीक्स की भी बात करेंगे। पहले एक वीडियो में और मैं बात कर चुका हूँ कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक कौन कौन सी, उन पे बात करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के हाईएस्ट पीक का नाम है दिनाली। नॉर्थ अमेरिका के हाईएस्ट पीक है दिनाली। एकांकागुआ जो हाईएस्ट पीक है वो एंडीज रेंजेस या नॉर्थ साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, एकांकागुआ। इसी तरीके से अफ्रीका की हाईएस्ट पीक का नाम है तंजानिया के अंदर किलिमंजारो। किलिमंजारो ये एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन, उसका एग्जांपल है किलिमंजारो। इसी तरीके से हिमालयास की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट, और आप सभी जानते हैं 8848 मीटर इसकी हाइट है। इसी तरीके से अल्प्स पे आप यूरोप में चलेंगे तो यूरोप में हाईएस्ट जो माउंटेन है वो है इल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची पीक है। इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कई बार क्वेश्चन आता है, माउंट कोसुकी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी का नाम माउंट कोसुकी है, याद कर लीजिए। इसी तरीके से आप अंटार्कटिका में जाएंगे तो वहां पर कौन सा है, माउंट एम्ब्रूस। और अंटार्कटिका के हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एम्ब्रूस, उसका नाम हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एम्ब्रूस। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ द मेजर कॉन्टिनेंट्स की बात की हमने। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। बताता हूँ कि ब्लॉक माउंटेन्स भी कैसे बनते हैं। जब हम प्लेट्स के मूवमेंट्स को आप पढ़ेंगे तो अभी जैसे फोल्ड माउंटेन्स के बारे में हमने एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर पढ़ा, वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या था, कन्वर्जेंस था, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही थी। और जब प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे से अवे होती हैं,
अवे होने से क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है, और उससे जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो आप उससे रिजल्ट से वॉल्केनिक माउंटेन्स की फॉर्मेशन बता सकते हैं। पर आप अभी बात कर रहे हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है, जब एक प्लेट ऊपर की तरफ एक प्लेट नीचे की तरफ, यानी कि उनमें मूवमेंट कैसा होता है, पैरेलल मूवमेंट होता है, पैरेलल मूवमेंट होता है प्लेट्स के बीच में। और इस पैरेलल मूवमेंट होने के कारण क्या होता है, एक हिस्सा ऊपर रह जाता है जमीन का, एक हिस्सा उसका बगल नीचे, एक हिस्सा नीचे। तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये होस्ट कहलाता है, यानी कि अपर अपलिफ्टेड पार्ट इज नोन एज होस्ट एंड द डाउनवर्ड पार्ट इज नोन एज ग्रेबन। नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, उसको ग्रेबन कहा जाता है, या आप उसको रिफ्ट भी कह सकते हैं, रिफ्ट वैली भी। तो जहां पर भी ब्लॉक माउंटेन्स वर्ल्ड में मिलते हैं, उन ब्लॉक माउंटेन्स के पास हमेशा एक रिफ्ट वैली और मिलती है। एग्जाम्पल्स अभी देंगे, उन पे बात करेंगे अभी। इसी तरीके से सबसे पहले अपन ब्लॉक माउंटेन्स की बात करते हैं कि वर्ल्ड में ब्लॉक माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर हैं। ब्लॉक माउंटेन्स में वर्ल्ड के मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन्स, एक चीज और नोट कर लीजिए, ब्लॉक माउंटेन्स को कॉम्प्लेक्स माउंटेन भी कहा जाता है। ब्लॉक माउंटेन्स आर आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स माउंटेन, जटिल पर्वत भी कहते हैं इनको, खंड पर्वत भी कहते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट से बने हैं, और इसके हाई ऊपर वाले हिस्से को होस्ट कहा जाता है, नीचे धसे हिस्से को ग्रेबन कहते हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर है, सबसे पहले अपन देखेंगे कैलिफोर्निया के पास है सियरा नेवादा रेंजेस, कैलिफोर्निया के पास सियरा नेवादा रेंजेस कैलिफोर्निया। और इसी के पास रिफ्ट वैली का नाम है डेथ वैली, रिफ्ट वैली का नाम है डेथ वैली, सियरा नेवादा रेंजेस। तो ये वर्ल्ड के मोस्ट एक्सटेंसिव ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल हैं। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स कहाँ पर मिलेंगे आपको, जर्मनी के अंदर, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में। सॉल्ट रेंजेस का नाम जब भी आता है, सॉल्ट रेंजेस आपको कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान में, सॉल्ट रेंजेस पाकिस्तान। सतपुड़ा बड़ा फेमस है, आप बता सकते हैं, नर्मदा और ताप्ती के बीच वाला इलाका है, विंध्याचल के पास, मध्य प्रदेश में, एमपी के पास वाला इलाका है सतपुड़ा रेंजेस। सतपुड़ा रेंजेस ये इंडिया के ब्लॉक माउंटेन्स में इसका नाम आता है, और इसके पास एक रिफ्ट वैली है, नर्मदा ताप्ती की रिफ्ट वैली। तो मैंने बताया था जहाँ ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं उसके पास वाले इलाके में क्या होती है, उसके साइड में क्या है, एक रिफ्ट वैली जरूर होती है। तो इसका याद रहेगा। इसी तरीके से वासाज याद रखेंगे, यूएसए के अंदर, यूएसए में वासाज, और वासजेज अगेन जर्मनी के अंदर, जे फॉर जर्मनी, जर्मनी याद रखना, वासाज ए आ रहा है अमेरिका के अंदर, यूएसए में याद रखेंगे। इसी तरीके से लास्ट में चलते रहते बात कर लेते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई है, तो अर्थ के अंदर जो कन्वेक्शन करंट्स चलते हैं, वो एनर्जी क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा होती है और कहीं से लूप होल्स जब मिल जाते हैं, तो ड्यू टू लूप होल से, वॉल्केनिक पाइप से वो इरप्ट हो जाता है, सडन इरप्शन होता है, और उससे बहुत सारे गैसेस होते हैं, फ्यूमरल्स होते हैं, और बहुत सारा जो मैग्मा होता है, मैग्मा वो जब बाहर आता है तो लावा के रूप में बाहर आता है, और एक ब्रस्ट होता है। और ब्रस्ट के बारे में फिर आगे बात करेंगे, वो डिपेंड करता है कि लावा एसिडिक है या बेसिक है, उस पर डिपेंडेंसी होती है कि ब्रस्ट कितना ज़्यादा होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो मोस्ट वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन कौन से, उन पे बात करें तो वॉल्केनिक माउंटेन्स में किलिमंजारो का नाम आता है, किलिमंजारो जो डेड वॉल्केनोज में नाम आता है, किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक भी है। इसी तरीके से आप एक्टिव वॉल्केनोज भी होते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज में आप इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे वॉल्केनिक माउंटेन्स पे, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ पे। पर यहाँ पर सिर्फ नाम याद रखिए आप कि जो एक्टिव वॉल्केनोज में जैसे स्ट्रम्बोली का नाम आता है, लिपारी आइलैंड का नाम आता है, इसी तरीके से माउंट पोपा का डेड वॉल्केनोज में माउंट पोपा है, कोहो सुल्तान है, इनका नाम आता है। इसी तरीके से कोहो सुल्तान, ये डक्कन ट्रैप है, इंडिया में जो डक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन हुई है, इंडिया में डक्कन ट्रैप की जो फॉर्मेशन हुई है, ये वाला जो हिस्सा है डक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन भी किससे हुई है, वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक इरप्शन से ही हुई है इसकी। तो इसी के साथ माउंट फ्यूजियामा का नाम लिखा है, माउंट फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान के अंदर लोकेशन है फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा जापान के अंदर। तो ये वॉल्केनिक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप वॉल्केनिक माउंटेन्स को याद कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि अंटार्कटिका के अंदर भी वॉल्केनिक माउंटेन है, और वो वहाँ की हाईएस्ट पीक है, उसका नाम क्या है, माउंट एम्ब्रोस। माउंट एम्ब्रोस जो है वो एक वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनोज में नाम आता है। इंडिया में भी एक एक्टिव वॉल्केनो है, मैं नाम बता देता हूँ, वो जगह कौन सी है, बैरन आइलैंड। इंडिया में कहाँ पर है, बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड है, जहाँ पर वो इंडिया का एकमात्र क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है। तो होप यू एंजॉय दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।